हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हनीश ठाकुर और आप देख रहे हैं टैक्स सीखो। आज हम देखेंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कैसे चेक करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं गुड्स के केस में। बेसिकली टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है कि हमें टैक्स कब पे करना है, उस पॉइंट ऑफ टाइम को टाइम ऑफ सप्लाई कहते हैं। क्योंकि गुड्स के केस में इनवॉइस भी इशू होती है, पेमेंट भी होती है, तो काफ़ी सारे इवेंट होते हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा टाइम ऑफ सप्लाई है, किस टाइम पे हमें टैक्स पे करना है। तो इसीलिए टाइम ऑफ सप्लाई निकाला जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुड्स के केस में यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज़्म और रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म। क्योंकि गुड्स भी दोनों तरीके से जीएसटी पे किया जाता है, एक तो फॉरवर्ड चार्ज पे, एक रिवर्स चार्ज पे। तो पहले फॉरवर्ड चार्ज में देखते हैं कि कौन कौन से हमारे इवेंट्स हैं जिसे हम टाइम ऑफ सप्लाई मान सकते हैं। पहला होता है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस मतलब जिस डेट को हमने इनवॉइस इशू किया वो टाइम ऑफ सप्लाई बन सकता है। और दूसरा होता है ड्यू डेट। ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस अंडर सेक्शन 31। मतलब पहला ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, मतलब जिस तारीख को हमने इनवॉइस इशू की है वो हो सकता है, या फिर ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस अंडर सेक्शन 31। ये वाला ड्यू डेट हो सकती है टाइम ऑफ सप्लाई। इसमें से जो भी अर्लियर होगा, विच एवर इज अर्लियर। मतलब फॉरवर्ड चार्ज में अगर गुड्स सप्लाई हो रही है तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई इन दोनों में से कोई भी एक होगा, जो भी पहले होगा, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या फिर ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। तो चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। आरसीएम का पॉइंट हम अभी नेक्स्ट में करेंगे। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ये तो सिंपल है कि जिस दिन हमने इनवॉइस इशू करी उस तारीख को डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस हो जाएगा। और ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस के लिए आगे देखते हैं कैसे करेंगे। अब ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस में यहाँ पे अलग पॉइंट्स आ जाते हैं, इसको डिटेल में समझते हैं। पहला पॉइंट, अगर गुड्स की मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट ऑफ गुड्स, चाहे वो मूवमेंट सप्लायर कर रहा हो या फिर रिसिपिएंट कर रहा हो, तो उस केस में ड्यू डेट क्या आएगी इशू ऑफ इनवॉइस की। मूवमेंट का मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ गुड्स का क्या मतलब है। मूवमेंट ऑफ गुड्स यानी कि सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, गुड्स की मूवमेंट हो रही है। जैसे सपोज़ कीजिए दिल्ली से सामान ले जाया जा रहा है नोएडा, तो यहाँ पे गुड्स की मूवमेंट होगी। तो इस केस में जब मूवमेंट होती है गुड्स की, तो उस केस में हमारा ड्यू डेट क्या निकलती है, बिफोर या एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। बिफोर या एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, मतलब जब हमने गुड्स रिमूव करें उससे पहले या उस टाइम पे ये ड्यू डेट मानी जाएगी कि आपने इसको रिमूव कर दिया है। तो ये हो जाएगी इनवॉइस की ड्यू डेट। मतलब आपको जब आप गुड्स को रिमूव कर रहे हैं तो जिस टाइम पे रिमूव कर रहे हैं या उससे पहले आपने इनवॉइस इशू करनी है, तो ये ड्यू डेट हो जाएगी इनवॉइस इशू करने की। तो ये पहला पॉइंट आ गया। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमने कोई मशीन डिस्पैच करी 10 अगस्त को, ठीक है, जिसकी पेमेंट हमें मिली 5 अगस्त को, और इनवॉइस हमने रेज किया 17 अगस्त को। ये हमने डिस्पैच किया, मतलब हमने मशीन भेज दी, उसके बाद ये पेमेंट आई 5 अगस्त की, और उसके बाद हमने इनवॉइस इशू किया 17 अगस्त को। अब यहाँ पे देखिए डिस्पैच का टाइम, क्योंकि गुड्स की मूवमेंट हो रही है, हमने मशीन यहाँ से वहाँ भेजी है, तो डिस्पैच का टाइम ही हमारा ड्यू डेट माना जाएगा इनवॉइस का, कि इस डेट तक हमारी इनवॉइस ड्यू डेट हो जानी चाहिए थी, इशू हो जानी चाहिए थी। तो ये ड्यू डेट हो गई इनवॉइस की, ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। पेमेंट का हमारा कोई लिंक नहीं है गुड्स के केस में, तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं, पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद इशू ऑफ इनवॉइस, हमने इनवॉइस कब इशू किया, 17 अगस्त को इनवॉइस इशू किया।
मतलब डिस्पैच होने के बाद इनवॉइस इशू किया। तो इसके अकॉर्डिंग जो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है या ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है, इसमें से जो भी पहले होगा उसको टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अब देखिए, क्योंकि हमने ड्यू डेट क्या थी, जब हमने गुड्स को डिस्पैच किया, मशीनरी को डिस्पैच किया 10 अगस्त, तो ये ड्यू डेट हो गई। और इनवॉइस हमने कब इशू किया? 17 अगस्त। तो 17 अगस्त और 10 अगस्त, विच एवर इज़ अर्लियर, इन दोनों में से जो भी पहले होगा उसको टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। तो ये जो 10 अगस्त की डेट है इसको टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। तो इस केस में हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? 10 अगस्त। मतलब 10 अगस्त की जो डेट आई हमारी, वो टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी मूवमेंट ऑफ गुड्स के केस में, कि इस डेट को हमारा टाइम ऑफ सप्लाई है, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग हमें टैक्स पे करना है। अब 10 अगस्त है, अब 10 अगस्त के केस में हमें रिटर्न कब फाइल करनी पड़ेगी? सितंबर में फाइल करनी पड़ेगी। तो ये किस मंथ में टैक्सेबल हो गया? ये हमारे अगस्त मंथ में टैक्सेबल हो गया, तो इसको हम सितंबर में रिटर्न फाइल कर देंगे। अब सपोज़ कीजिए अगर ये जो इनवॉइस था हमारा 17 अगस्त की जगह 17 सितंबर होता, तो उस केस में क्या होता? यहाँ पे 17 सितंबर आ जाता और हमारी डिस्पैच की डेट आ जाती 10 अगस्त। तो इस केस में भी जो विच एवर इज़ अर्लियर, तो 10 अगस्त ही माना जाता। तो 10 अगस्त के केस में हमें 10 अगस्त में ही इसको टैक्सेबल माना जाता और इसको टैक्स पे करना पड़ता, और सितंबर में इसकी रिटर्न फाइल होती। तो इसके लिए गुड्स के केस में अगर गुड्स की मूवमेंट हो रही है, तो उस केस में बिफोर या एट द टाइम ऑफ रिमूवल इसको ड्यू डेट माना जाएगा, ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। और उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि इनवॉइस की डेट और ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज़ अर्लियर, जो भी पहले होगा उसको हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या आता है, जहाँ पे गुड्स की मूवमेंट नहीं हो रही, मूवमेंट ऑफ गुड्स नॉट इन्वॉल्व्ड, मतलब जहाँ पे गुड्स की मूवमेंट ही नहीं हुई, हमने सप्लाई कर दिया लेकिन गुड्स की मूवमेंट ही नहीं हुई। जैसे इसको देखते हैं, इस केस में पहले क्या करेंगे, ये देखेंगे बिफोर या एट द टाइम ऑफ, बिफोर या एट द टाइम ऑफ, बिफोर या एट द टाइम ऑफ। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखते हैं कि अगर गुड्स की मूवमेंट नहीं होती तो क्या होगा। मूवमेंट ऑफ गुड्स नॉट इन्वॉल्व्ड, अगर गुड्स की मूवमेंट नहीं होती तो उस केस में ड्यू डेट क्या आएगी? ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। उस केस में क्या होगा? बिफोर या एट द टाइम ऑफ गुड्स मेड अवेलेबल टू द रिसिपिएंट, बिफोर या एट द टाइम ऑफ गुड्स मेड अवेलेबल टू रिसिपिएंट। इसका मतलब क्या है कि बिफोर या एट द टाइम ऑफ गुड्स मेड अवेलेबल टू द रिसिपिएंट, मतलब जब गुड्स अवेलेबल करवाए जाएंगे रिसिपिएंट को, तो उस टाइम पे या उससे पहले ड्यू डेट मानी जाएगी इनवॉइस की। इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई मशीनरी इंस्टॉल की जा रही है, मशीनरी इंस्टॉल की जा रही है साइट पे, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पे हम मशीनरी वहीं जाके इंस्टॉल करते हैं, तो उस केस में कोई मशीनरी इंस्टॉल की गई है और उसकी कंसिडरेशन कहाँ मिली है? कंसिडरेशन मिली है 15 लाख रुपए 10 अप्रैल को। ठीक है, कंसिडरेशन मिली है 15 लाख रुपए 10 अप्रैल को। क्योंकि कंसिडरेशन हम इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है तो इसको क्रॉस कर देंगे, कंसिडरेशन का कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद मशीनरी असेंबल हुई। मशीनरी असेंबल कब हुई? ये हुई हमारी 15 अप्रैल को। ठीक है, 15 अप्रैल को मशीनरी असेंबल हुई और हमने इनवॉइस कब इशू किया? हमने इनवॉइस इशू किया 18 अप्रैल को। तो अब देखिए, कंसिडरेशन हमें मिला 10 अप्रैल को 15 लाख रुपए, ये इररेलेवेंट है क्योंकि इसको हमने कंसीडर ही नहीं करना। उसके बाद असेंबल कब हुई मशीनरी? 15 अप्रैल को असेंबल हुई और इनवॉइस इशू कब हुआ? 18 अप्रैल को। तो अब देखिए, गुड्स अवेलेबल टू द रिसिपिएंट, रिसिपिएंट को कब अवेलेबल हुई गुड्स?
तो ये गुड्स अवेलेबल हुई असेंबली के टाइम पे, दैट इज़ 15 अप्रैल, तो ये हो जाएगी ड्यू डेट। तो इस केस में क्या होगा, इनवॉइस इशू की डेट 18 अप्रैल, 18 अप्रैल ये इनवॉइस की इशू की डेट हो गई। या फिर जब गुड्स अवेलेबल हुई रिसिपिएंट को, दैट इज़ 15 अप्रैल, क्योंकि जब तक असेंबल नहीं होगी तो अवेलेबल भी नहीं होगी, तो 15 अप्रैल हो गया, ये हमारी डेट आ गई ड्यू डेट ऑफ द इशू ऑफ इनवॉइस। तो विच एवर इज़ अर्लियर, इन दोनों में से जो भी पहले है, तो 15 अप्रैल या 18 अप्रैल, तो 15 अप्रैल आ गई हमारी, 15 अप्रैल आ गई हमारी पॉइंट ऑफ सप्लाई की डेट। ड्यू डेट और एक्चुअल इनवॉइस की इशू की डेट विच एवर इज़ अर्लियर, जो भी पहले होगा, तो ये 15 अप्रैल ये जो आ गई हमारी असेंबली की डेट, ड्यू डेट जो है इसको हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। तो हमने देखा कि अगर गुड्स की मूवमेंट नहीं हो रही, गुड्स की मूवमेंट नहीं हो रही, मतलब गुड्स वहीं की वहीं है, वहाँ पे कोई गुड्स की मूवमेंट नहीं हुई और वहीं पे ही अवेलेबल करा दी गई रिसिपिएंट को, तो जहाँ हम जिस टाइम पे अवेलेबल कराई है रिसिपिएंट को, उसी को ड्यू डेट मान ली जाएगी, उसी तारीख को ड्यू डेट मान ली जाएगी और उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस से। तो विच एवर इज़ अर्लियर होगा तो वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। अब इसमें थर्ड पॉइंट आता है हमारा कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, जहाँ पे गुड्स कंटिन्यूसली सप्लाई हो रहा है, जैसे कि गैस पाइपलाइन, गैस सप्लाई जो होती है पाइपलाइन के थ्रू, वहाँ पे कंटिन्यूस सप्लाई होती है। तो अब इस केस में ड्यू डेट क्या होगी, तो देखिए इस केस में क्या ड्यू डेट होगी, ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, इस केस में ड्यू डेट क्या होगी, बिफोर या एट द टाइम ऑफ, बिफोर या एट द टाइम ऑफ पहला इशू ऑफ पीरियोडिक स्टेटमेंट, जो पीरियोडिक स्टेटमेंट इशू होती है, या तो वो तारीख, या फिर रिसिप्ट ऑफ पीरियोडिक अमाउंट, रिसिप्ट ऑफ पीरियोडिक पेमेंट। अब यहाँ पे दो पॉइंट आ गए। अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स हो रही है, जैसे कि गैस पाइपलाइन में होता है, क्योंकि कंटिन्यूस सप्लाई होती रहती है, उस केस में ड्यू डेट क्या होगी, ड्यू डेट होगी बिफोर या एट द टाइम ऑफ पीरियोडिक स्टेटमेंट, जो हमें पीरियोडिक स्टेटमेंट रिसीव होती है वो वाले दिन, या फिर रिसिप्ट ऑफ पीरियोडिक पेमेंट, या तो जो पीरियोडिक पेमेंट रिसीव होगी उस तारीख को। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमें पीरियोडिक स्टेटमेंट रिसीव हुई 10 अप्रैल को, और रिसिप्ट ऑफ पीरियोडिक पेमेंट, पेमेंट हमने कब करी, 15 अप्रैल को। यहाँ पे रिसिप्ट ली गई है, यानी कि जो एक्चुअल पेमेंट है उसको कंसीडर किया गया है, ना कि ड्यू डेट है उसको कंसीडर किया गया है। तो 10 अप्रैल को पीरियोडिक स्टेटमेंट रिसीव हुई और 15 अप्रैल को हमें पीरियोडिक पेमेंट रिसीव हुई। तो विच एवर इज़ बिफोर या एट द टाइम ऑफ, अब ये 10 अप्रैल है, 10 अप्रैल को, तो यहाँ पे 10 अप्रैल आ जाएगी ड्यू डेट, इनवॉइस की इशू की ड्यू डेट आ जाएगी। तो यहाँ पे 10 अप्रैल हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल या रिटर्न बेसिस, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल या रिटर्न बेसिस। मतलब अगर आप जब गुड्स सेल करते हैं तो अप्रूवल या रिटर्न बेसिस पे सेल करते हैं, तो उस केस में ड्यू डेट क्या होगी, इशू ऑफ इनवॉइस की। तो यहाँ पे आ जाता है बिफोर या एट द टाइम ऑफ अप्रूवल, मतलब जब अप्रूव कर दिया वो वाला डेट मान ली गई, या फिर 6 मंथ फ्रॉम रिमूवल ऑफ गुड्स, विच एवर इज़ अर्लियर, ये आपका इनवॉइस मान लिया जाएगा, ड्यू डेट मान ली जाएगी, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, इसको हम ड्यू डेट कह लेंगे, ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जब आप गुड्स रिमूव करते हैं, सेल करते हैं अप्रूवल या रिटर्न बेसिस पे, कि मतलब अगर वो जो रिसिपिएंट है वो अप्रूव कर देगा या फिर वो वापस कर देगा, इस बेसिस पे अगर आप सेल करते हैं, तो उस केस में ड्यू डेट क्या मानी जाएगी, बिफोर या एट द टाइम ऑफ अप्रूवल। अगर उसने अप्रूव कर दिया
तो उससे उस टाइम पे या उससे पहले की डेट जो है वो ड्यू डेट मान ली जाएगी, या फिर 6 मंथ फ्रॉम द रिमूवल ऑफ द गुड्स, जब आपने गुड्स रिमूव करे उसके 6 महीने तक, फ्रॉम द रिमूवल ऑफ द गुड्स उसके 6 महीने तक की डेट को ड्यू डेट मान लिया जाएगा, विच एवर इज़ अर्लियर। अब यहाँ पे डेट लेते हैं। अगर अप्रूवल मान लो, सपोज करो हमने गुड्स रिमूव करे थे 1 अप्रैल 2026 को, इसके 6 महीने कितने हो गए, 30 सितंबर 2026, 6 महीने, ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए, 30 सितंबर 2026 ये हो गई ड्यू डेट 6 महीने की। गुड्स रिमूव करे उसके 6 महीने 30 सितंबर 2026, और उसने अप्रूव कब किया, अगर उसने अप्रूव किया मान लो 31 अगस्त को, तो इस केस में क्या होगा, 31 अगस्त को टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा क्योंकि उसने अप्रूव पहले कर दिया है। लेकिन अगर वो 31 अगस्त को अप्रूव नहीं करता, वो 31 अक्टूबर को अप्रूव करता है, तो इस केस में जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा वो हो जाएगा 6 महीने की डेट, यानी कि 30 सितंबर। 30 सितंबर को हमारा टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा क्योंकि रिमूवल के 6 महीने हो गए हैं। तो रिमूवल का 6 महीने 1 अप्रैल 2026 को रिमूव किया था, तो 30 सितंबर 2026 लास्ट डेट हो गई 6 महीने की, तो 30 सितंबर को आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। तो ऐसे ही अगर अप्रूवल पहले हो जाता है तो अप्रूवल की डेट आ जाएगी, अगर अप्रूवल बाद में होता है, रिमूवल के 6 महीने के बाद होता है, तो जो 6 महीने की तारीख आ रही होगी उसको आप टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। तो ये हो गया हमारा 4th पॉइंट। अब देखते हैं आरसीएम के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। इसमें पहला पॉइंट आता है डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। आरसीएम के केस में क्योंकि जो रिसिपिएंट है वो इस पे टैक्स पे करेगा, तो पहला पॉइंट क्या आएगा, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, मतलब जब उसे गुड्स रिसीव हो गए उस तारीख को, या फिर डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट, डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट, क्योंकि जब वो पेमेंट करेगा तो वो तारीख हो सकती है। तो मतलब पहली तारीख तो एक होगी जब उसको गुड्स रिसीव हो गए, दूसरी डेट क्या होगी जब उसने पेमेंट करी, या फिर तीसरी डेट क्या होगी, तीसरी डेट होगी 31वां दिन, 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस या फिर अदर डॉक्यूमेंट। मतलब इनवॉइस जब रेज हुआ उसका 31वां दिन मान लिया जाएगा, तो ये थर्ड है, विच एवर इज अर्लियर। इन तीनों में से जो भी पहले होगा वो टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा आरसीएम के केस में। इसको दोबारा से देखते हैं। आरसीएम के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, अगर आरसीएम, क्योंकि आरसीएम यहाँ पे रिसिपिएंट पे करता है, तो रिसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं। अगर रिसिपिएंट गुड्स रिसीव कर लेगा जिस तारीख को, वो डेट मान ली जाएगी, या फिर जब वो पेमेंट करेगा वो डेट मान ली जाएगी, या फिर अगर इनवॉइस इशू हो गया तो उसका 31वां दिन, डेट ऑफ इनवॉइस, उसको टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, विच एवर इज अर्लियर। इन तीनों डेट में से जो भी पहले होगा उसको टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। इस पॉइंट को एग्जांपल से समझते हैं। अगर आरसीएम में गुड्स की सप्लाई हो रही है तो उस केस में अगर इनवॉइस इशू हुआ 1 जून को, 1 जून, और इसका 31वां दिन क्या होगा, जून के 30 दिन, तो ये आ जाएगा 2 जुलाई। 2 जुलाई को हमारे 31वां दिन हो गया इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, 2 जुलाई हो गया। गुड्स रिसीव कब हुए इसको, 10 जुलाई को। एक आ गया हमारा 10 जुलाई का, गुड्स रिसीव जो हुए वो 10 जुलाई को हो गए पॉइंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग, ये पॉइंट नंबर 3 के अकॉर्डिंग। उसके बाद पेमेंट कब करी इसने, 15 जून को, 15 जून को पेमेंट करी, दैट इज़ पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 2, अब इस केस में जब इसने गुड्स रिसीव करे इसने 10 जुलाई को, तो पहला पॉइंट ये हो गया। उसके बाद इसने पेमेंट कब करी, इसने पेमेंट करी 15 जून को, तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। उसके बाद 31वां दिन फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस क्या थी, 1 जून थी, उसका 31वां दिन आ गया 2 जुलाई, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब इसमें से जो भी अर्लियर होगा, अब इसमें से अर्लियर कौन सा है, 15 जून अर्लियर है, तो 15 जून को हमारा टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। क्योंकि ये रिवर्स चार्ज के केस में है तो इसलिए हम पेमेंट की डेट ले रहे हैं। अब मान लीजिए उसको जो सप्लायर है उसको रिसीव हुआ ये 17 जून को, तो हम 17 जून वाली डेट कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हम रिसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो जब उसने पेमेंट करी 15 जून, तो यही 15 जून हमारी डेट ऑफ पेमेंट मान ली जाएगी और इसके अकॉर्डिंग हमारा टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। तो ये टाइम ऑफ सप्लाई आ गया हमारा 15 जून। तो
तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरह हमने टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के केस में चेक किया कि किस किस तरीके से हम टाइम ऑफ सप्लाई मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली टाइम ऑफ सप्लाई वही पॉइंट है जहाँ पे हमें टैक्स पे करना होता है, तो इसलिए हमने देखा फॉरवर्ड चार्ज में हमारा डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, इसको कंपेयर करेंगे ड्यू डेट से, और रिवर्स चार्ज में हमारा डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट या फिर 31वां दिन फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, इसको कंपेयर करेंगे। सो आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के केस में कैसे चेक करते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो में कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस कैसे चेक करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।